जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर 321 से 184 बीसी तक था। उसके बारे में हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग 3-4 चीजों के माध्यम से पता चलता है। लिटरेरी सोर्स जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैकियावेली ऑफ इंडिया कौटिल्य को बोला जाता है। कौटिल्य का और दो नाम है, विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोला जाता है। संस्कृत में लिखा गया था। कंटेन्स 15 बुक्स है, 180 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किंग और उसकी काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात है। क्रिमिनल लॉ, सिविल क्रिमिनल लॉ के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में बात है। नेक्स्ट सोर्स जिससे मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है वो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, जो ड्रामा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, गुप्ता पीरियड में लिखा गया है इसके बारे में। हाँ, उसके बाद में मेगास्थनीज के इंडिका, ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके समय के ये इंडिका से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र के बारे में। फिर श्रीलंकन क्रॉनिकल्स के हमें पता चलता है, सिलोनीज क्रॉनिकल से हमें पता चलता है दीपवंश और महावंश, जो सिलोनीज क्रॉनिकल है यानी श्रीलंका की मेन क्रॉनिकल्स है, ये दोनों किताबें। ये पता चलता है अशोक के रोल के बारे में, बुद्धिज्म को फैलाना श्रीलंका में, उसके बारे में पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका से शुरुआत करते हैं क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू करते हैं, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य से भी कुछ चीजें हैं। पहले बात है कि अशोका की जो एडिक्ट्स हैं वो जेम्स प्रिंसप के द्वारा ही खोजे गए, पढ़े गए। 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ था, पाली भाषा, प्राकृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है यानी लेख जो पाए गए हैं वो खरोष्ठी भाषा में है। याद रखिएगा, जो इस तरफ आपको जो पाए गए हैं, आपको जो लेख पाए गए हैं उनके बारे में बात हो रही है। खरोष्ठी भाषा एक अशोका नेम अशोका, अशोक नाम कुछ माइनर एडिक्ट्स में मिलते हैं। मास्की जो कर्नाटक में है और गिरनार गुजरात में है, वहां पर अशोक नाम मिलते हैं। बाकी और जगहों पे देवा नाम, प्रियदर्शी यानी डियर टू गॉड्स के नाम अशोक के लिए हमें देखने को मिलता है। और सारे एडिक्ट पर सांची स्तूपा, सारनाथ पिलर, ये अशोक के ही समय के बनाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर को क्रिएट करने का जो जिम्मेदारी था वो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया। बहुत अच्छी कहानी भी थी। रोटी को बीच से तोड़ने पर दादी बोल रही थी कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है, सीधा नंद को, घननंद को बीच से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि किनारे से सबसे पहले हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी भी है। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, जो अलेक्जेंडर का जनरल था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करता था, सेल्यूकस निकेटर ग्रीक्स थे, उनको हराते हैं और एक ट्रीटी साइन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एरिया, इंडस का पूरा वेस्टर्न साइड उन चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। चंद्रगुप्त ने 500 एलिफेंट्स सेल्यूकस को गिफ्ट करते हैं और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है। ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। ग्रीक राइटर जस्टिन ने चंद्रगुप्त के लिए एक नाम का संबोधित किया है, सेंड्रोकोट्टास। चंद्रगुप्त जैनिज्म धर्म को खूब मानते, उनको खूब बढ़ावा देते, है ना। उसके बाद बिंदुसार भी उसी रास्ते पर जैन धर्म को खूब उन्होंने भी पैट्रोनेज दिया। इसके लिए वो मैसूर भी गए थे भद्रबाहु के साथ, और चंद्रगुप्त ने अपना संलेखना से उन्होंने जान दे दिया था। हालांकि वो समय पूरा होना इसे कहते हैं। फिर उसके बाद अगले जो शासक हुए वो है बिंदुसार, जिनको अमित्र घात भी कहा जाता है, स्लेयर ऑफ एनिमीज। ये किन्होंने कहा? ग्रीक्स के द्वारा कहा। इन्होंने डेक्कन से लेकर मैसूर तक को जीता, बिंदुसार ने। फिर निकेटर सक्सेसर एंटियकस पहले फर्स्ट ने मेगास्थनीज की जगह डायमेकस, जो ग्रीक एम्बेसडर थे, बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने अपॉइंट किया अशोक को उज्जैन का गवर्नर के तौर पर, अशोक को भेजा था। अशोक जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए मौर्य साम्राज्य में, विक्टोरियस कलिंग की युद्ध को जीतते हैं अशोक, ध्यान रखिएगा। और अशोक के ही रेन में ये
अशोक के रेन में कलिंग वॉर को जीतते हैं। और इसका जिक्र रॉक एडिक्ट नंबर 13 यानी कि रॉक एडिक्ट अभी हम लोग आगे देखेंगे, जिस पर मेंशन्ड है कि अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता था, है ना। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का दिल द्रवित हो गया, मतलब बहुत दुख में आ गए। क्या कारण है कि इतना ज्यादा ब्लड बैटल हुआ कि उसकी वजह से उनको बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, है ना। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का मतलब था कि उन्होंने भेरी घोष, जैसे रणभेरी बोला जाता है ना, युद्ध की घोषणा करना, भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष यानी धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को। इसका भी हमें रॉक पिलर 13 से 13 नंबर से हमें जानकारी मिलती है। उन्होंने राजुकास नाम के ऑफिसर्स को रखा था, जो कि उनको पावर था रिवॉर्ड देने का, लोगों को पनिश करने का जब जरूरी हो। आप देखिए अशोक के टाइम तक मौर्य साम्राज्य कहां तक पहुंच गया, समझ रहे हैं। ये नंद डायनेस्टी था, फिर मौर्य साम्राज्य जब बना, उसके बाद चंद्रगुप्त के समय में, फिर बिंदुसार से होता हुआ ये अशोक के टाइम का कितना आपको विस्तार हुआ, ये हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आइए अशोक और बुद्धिज्म। अशोक तुरंत से बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो गया, पहले वो शाक्य उपासक यानी धीरे धीरे उपासक बना। उसके बाद 2-2.5 साल बाद वो बौद्ध भिक्षु बना और हंटिंग को छोड़ दिया। धर्म यात्रा किया, सारनाथ, बोध गया, ऐसी जगहों पे धर्म यात्रा भी उसने किया। स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, धम्म महामात्र, जो बौद्ध धर्म को हर जगह पर क्या करते थे, प्रोपोगेट यानी फैलाते थे बौद्ध धर्म को। अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया और वहां पे उसी पेड़ को बोधि ट्री के पेड़ के को ले जाया गया, वहां पर लगाया गया, जहां जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पाटलिपुत्र में बुलाने का और उसे संचालन करने का क्रेडिट अशोक को ही जाता है। और अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रिजर्व करने के लिए, वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को सही रखने के लिए, और लोगों को बताया कि आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं अगर बौद्ध धर्म को आप स्वीकार करते हैं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मोनार्की को यानी राजतंत्र को कौटिल्य बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन एकदम तानाशाही नहीं था मोनार्क का। यहाँ पर किंग क्या करते थे, अपने मिनिस्टर से एडवाइस करते थे, याद रखिएगा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चलाने के लिए एडवाइस करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिन्हें मंत्री परिषद कहता था, जो किंग की मदद करते थे, पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज, ये सारे लोग मदद करते थे राजा को करने में, प्रशासन करने में मदद करते थे, शासन करने में। सिविल सर्वेंट्स को अमात्य बोला जाता था, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, जो कि मेथड सिलेक्शन मेथड कौटिल्य का द्वारा तय किया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट समहर्ता बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहां से टैक्सेस आते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट, समहर्ता की जिम्मेदारी थी टैक्सेस करने का। और सन्निधाता क्या था, स्टेट ट्रेजरर था, स्टोर हाउस कीपर था, सन्निधाता ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कस्टम ड्यूटी, फॉरेन अफेयर, वेट एंड मेजर वाज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिसर, अध्यक्ष इसका अधिकारी, कॉमर्स और इंडस्ट्री का अधिकारी ये होती थी, जिसकी जिम्मेदारी ये सारी थी। जुडिशरी के लिए धर्माधिकारी न्यायाधीश होते थे, जो फैसले दिया करते थे। सबऑर्डिनेट अमात्य हैं, जो एंड जेल्स अंडर अपॉइंटेड ऑफिसर्स, यानी धर्माधिकारी न्यायाधीश का काम करते थे। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, 4 तरह का प्रोविंसेस मौर्य अंपायर में हुआ करते थे, ठीक है, 4 ही थे ऐसे। मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस विद कैपिटल। पहला तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, कलिंग, ये 4 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। प्रोविंशियल गवर्नर वेर अपॉइंटेड बाय द रॉयल फैमिली ओनली, रॉयल फैमिलीज के द्वारा चुनाव होता था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द चार्ज ऑफ, इनके ऑफिसर थे राजुकास, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, who in turn were assisted by युक्तास। युक्तास क्या थे, राजुकास के सबऑर्डिनेट, उनकी सहायता करने वाले अधिकारी थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था, ग्रामीणी नाम का ऑफिशियल था। और ऑफिशियल सुपरवाइजर कौन, गोपा, जो हेड होता था, 10 से 15 विलेजेस का हेड होता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए, अशोका के समय खूब इस पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, खूब सारे स्तूपास बने, खूब मूर्तियां बनी, हाईली पॉलिश्ड, खूब पॉलिश करके पत्थरों का मूर्तियां बनाई गई, स्तूपा बनाए गए। मोनोलिथिक, एक ही पत्थर को काट करके मूर्तियां बनी।
स्लाइटली टेपरिंग रॉक पिलर्स बने, हाईली पॉलिश्ड केव्स बने गए मॉन्क्स के रहने के लिए। सारनाथ के पिलर 4 लायन बैठे हुए हैं, लायन, एलिफेंट, बुल, हॉर्सेस, ठीक है। फिर बराबर की गुफा बोध गया में आजीविक संप्रदाय को अशोक और उसके बाद उनके संत दशरथ ने बहुत सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर को डेवलप किया। बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सबसे पहली बार कुओं का निर्माण किया गया इन्हीं के समय में। मॉडर्न एम्पायर के खत्म होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो अशोक का बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव, इसकी वजह से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को मानने वाले हिंदू धर्म जो वैदिक सिविलाइजेशन को मानने वाले लोग नाराज हो गए। अशोक की पॉलिसी बहुत ज्यादा था कि प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स को ज्यादा नहीं मानना था। इसकी वजह से ब्राह्मण नाराज हो गए और एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की को ही का लास्ट शासक जो थे उनकी हत्या करके, ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे तो ये गुस्से में थे। वीक सक्सेसर, कमजोर शासक आए, बार बार एम्पायर पार्टीशन होता रहा, टूटता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन को दुष्ट अमात्यास यानी जो ऑफिशियल करप्ट ऑफिशियल्स इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते थे। अशोक के रेन में ये सब कारण बने फॉल ऑफ एम्पायर का। फिर आयरन का लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू किंगडम। आयरन की बहुत ज्यादा मौजूदगी की वजह से भी बहुत सारे एम्पायर्स अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए, क्योंकि वेपन बनाना शुरू किए, कई तरह के टूल्स बनाना शुरू किया सारे अलग अलग साम्राज्यों ने भी, तो वो भी अब मगध के पैरेलल आ खड़े हो रहे थे। नेग्लेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, जो आपका इंडिया का पाकिस्तान की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है यानी अफगानिस्तान की तरफ से, वो खुला छूट गया, तो वहां से बहुत सारे जो अलग अलग इन्वेडर्स आक्रमणकारी आते चले गए। फिर चाइना ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की दीवार बना ली, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मौर्य इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए, इस कारण से भी इन्वेडर भारत में आते चले गए। फिर पुष्यमित्र शुंगा जो ब्राह्मण था उसने लास्ट मौर्य एम्परर बृहद्रथ की हत्या की पब्लिकली, और लोगों के सहयोग से फिर वो राजा बन बैठा। इसकी वजह से उन्होंने बुद्धिस्टों का सफाया किया, क्योंकि बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा अब डोमिनेट कर गए थे, यानी उनको हटाया, प्रोसिक्यूट किया, और वैदिक रिचुअल्स यानी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फिर से रीइस्टेब्लिश किया। देख रहे हैं ना आप? तो अब देखिए इस तरह से पत्थरों पर ये सारे लिखे जाते थे, ध्यान दीजिएगा। ये आज भी सुरक्षित हैं, मेजर रॉ एडिक्ट्स हैं, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मेजर रॉक एडिक्ट 1 में अशोक के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। एनिमल स्लॉटर नहीं करना है, किचन में कोई भी जानवर नहीं बनेगा, जानवर को मार करके नहीं बनाया जाएगा। फिर अगल बगल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, चोल, पांड्य। सेकेंड रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, मेजर रॉक एडिक्ट में जेनरोसिटी टू ब्राह्मण। इस तरह से धम्म घोष का जिक्र 4 में 5 में सारे ह्यूमैनिटी मेरे चिल्ड्रन की तरह है, धर्म महामात्रा उसको आदेश भी दिया गया है, बहुत सारी चीजों को है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रॉक एडिक्ट नंबर जो 13 है उसे एक बार फिर से देखिए। रॉक एडिक्ट नंबर जो 13 है वहां पे अशोका विक्ट्री ओवर कलिंगा ये मेंशन्ड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर देखना है। और साथ में इसी में 13 में ही आप देखिए कि धम्म को भेजा गया कहाँ का, एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मैग्नस, अलेक्जेंडर, ये इन यहाँ पर भेजा गया था धम्म को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अशोका के धम्म को भेजा गया था। फिर साथ में कुछ पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों के भी नाम है, ठीक है। फिर ये 14 है टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसी तरह से कुछ और भी सेपरेट एडिक्ट्स है, शिलालेख हैं जो दिए हुए हैं। पिलर एडिक्ट्स जो खंभों पे कई तरह का जो अभिलेख लिखे हुए हैं वो पिलर एडिक्ट है, इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डीप स्टडी है अदर पिलर्स। उसके बाद आइए ये लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन, 3 तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है जितने भी इंस्क्रिप्शन लेख हैं। पहला तो प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है नेचुरली बोली जाने वाली भाषा उस स्थान में, किसी भी स्थान में, ठीक है ना, प्राकृत। फिर ग्रीक का और अरामाइक, ये 3 भाषा का स्पेशली इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स हैव बीन यूज्ड, प्राकृत इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब शिला लेख होता है, इंस्क्रिप्शन वे रिटन इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, है ना। प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वे रिटन इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी में इन लिखा गया। प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है। रेस्ट विद इन रिटन इन ग्रीक और अरामाइक में लिखा गया।
द कांधार रॉक इंस्क्रिप्शन इज बाइलिंगुअल, वहाँ दो अलग अलग भाषाएं ग्रीक और अरामाइक है, वो बाइलिंगुअल है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन पाकिस्तान एरिया आर इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी और खरोष्ठी क्या है, स्क्रिप्ट है, प्राकृत भाषा है, प्राकृत ग्रीक अरामाइक ये सब भाषा है। ये देखिए जितने भी ये पिलर्स हैं जो पीछे वाले स्लाइड पे भी था, ये सारे पिलर्स हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन हैं, इन पिलर्स पर आप उसको देख सकते हैं इमेज। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर ने अपना विस्तार किया, किस तरह से मौर्यन एम्पायर से आज भी हम लोगों ने कई चीज़ों को सीखा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के, कौटिल्य से लेकर के अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग को समझना है और इसे रिसर्च भी करना है। जितना रिसर्च कर सकेंगे उतना बढ़िया होता है, और बाकी इसे पॉज करके जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।